Hello everyone. We are going to study about the disorders of pleura. So pleura के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. It is the outer covering of the lung. लंग की outer covering होती है और इसमें दो लेयर होते हैं, parietal layer and the visceral layer. So ये दोनों मिल करके आपका लंग का outer covering बनाते हैं जिसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं. और प्लूरा जो होता है एग्जैक्टली प्लूरल जो कैविटी होती है वहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं. सो मेजर जो डिसऑर्डर हम लोग प्लूरा के डिसऑर्डर्स जो पढ़ने वाले हैं उसमें 3 डिसऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट है प्लूरेसी, सेकेंड इज़ द प्लूरल इफ्यूजन एंड थर्ड वन इज़ द एम्पाइमा. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डिसऑर्डर दैट इज़ द प्लूरेसी. सो व्हाट इज़ प्लूरेसी? प्लूरेसी इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग कवरिंग. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लूराइटिस. सो लंग की जो कवरिंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है वो कहलाता है आपका प्लूराइटिस या फिर प्लूरेसी. Now next is the introduction part. Pleurisy occurs when the double membrane that lines the inside of the chest cavity and surrounds each of the lung become inflamed, also called pleuritis. Pleurisy typically causes sharp pain almost always when you are inhaling and exhaling. So pleurisy simply definition यही है इसका कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है लंग का जो लाइनिंग है आउटर लाइनिंग उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और प्लूराइटिस भी इसको कहते हैं. एक टिपिकल सिम्टम जो है वो शो करता है, शार्प पेन जो है पर्सन फील करता है वाइल इनहेलिंग एंड दी एक्सहेलिंग, जब वो ब्रीथ कर रहा होता है. नाउ नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ दी प्लूराइटिस. Pleurisy, also known as pleuritis, is the inflammation of the pleura, the lining surrounding the lungs. Simple definition. Now next is the etiology. Etiology is the causes. So pleural space can be invaded by fluid, air and the particles from the different part of the body which fairly complicate the diagnosis. So first जो आपका प्लूरल स्पेस के बारे में बता रहा है कि इसको कोई भी चीज़ जो है इन्वेड कर सकता है. इन्वेड मतलब इसके ऊपर अटैक कर सकता है, या तो फ्लूइड है या तो एयर है या तो अदर कोई पार्टिकल है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक आपके प्लूरा तक पहुंचते हैं. जिसमें से मेन है वायरल इन्फेक्शन, जिसमें से कुछ इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी. फर्स्ट है आपका कॉक्साकी वायरस, देन रेस्पिरेटरी सिंचाइटियल वायरस, देन साइटोमेगालो वायरस, एडिनो वायरस, इप्स्टीन बार वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एंड दी इन्फ्लुएंजा वायरस. So these are the common viruses that are responsible for causing the प्लूराइटिस और दी प्लूरेसी. सो आपका ये जो वायरल इन्फेक्शन है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक किए हैं, ये वायरस बॉडी के डिफरेंट एरिया को भी अटैक कर सकते हैं. वो वहाँ से रीच कर सकते हैं कहाँ तक? प्लूरा तक. और कभी कभी रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होता है आपका रेस्पिरेटरी सिंचाइटियल वायरस जो है मेन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है. सो वहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी इन्फेक्शन आपके प्लूरा तक क्या हो सकता है? पहुँच सकता है. सो दीज आर दी causes of pleuritis. Now next is the clinical manifestation. So clinical manifestation, symptoms of pleurisy is a sudden sharp stabbing, burning or dull pain in the right or left side of the chest during the breathing, especially when one inhales and exhales. It feels worse with deep breathing, coughing, sneezing or laughing. सो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को जो मेन सिम्टम शो करता है प्लूराइटिस में दैट इज़ दी आपका शार्प स्टेबिंग और बर्निंग और डल पेन होता है. अगर राइट साइड में है तो राइट साइड को, अगर लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड को. और स्पेशली ये चीज़ बढ़ कब जाता है? जब पर्सन ब्रीथ कर रहा होता है, इनहेल और एक्सेल कर रहा होता है. और बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस दिया हुआ है. वर्स होना मतलब और ज़्यादा सीवियर हो जाता है पेन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, कफिंग, स्नीजिंग और लाफिंग. कुछ अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं इसमें जो चेस्ट पेन के साथ, स्टेबिंग चेस्ट पेन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं. दैट इज़ ड्राई कफ, इन्फेक्शन है दैट इज़ फीवर एंड चिल्स रहेगा पर्सन को, रैपिड शैलो ब्रीदिंग डेवलप होगी, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ डेवलप होगा क्योंकि पर्सन प्रॉपरली इनहेल और एक्सेल करते समय उसको पेन हो रहा है तो पेन के कारण वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएगा. सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, देन रैपिड पल्स रहेगा क्योंकि आपका ऑक्सीजन डिमांड जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है जिसके कारण से आपका हार्ट जो है ज़्यादा अमाउंट में क्या करना शुरू करेगा? पंप करना शुरू करेगा. इसलिए वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी क्या हो सकता है? पर्सन को डेवलप हो सकता है. देन सोर थ्रोट फॉलोड बाय पेन एंड स्वेलिंग इन दी जॉइंट्स. सो दीज आर दी एसोसिएटेड सिम्टम विच इज़ सीन इन दी पेशेंट विथ प्लूराइटिस. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द पैथोफिजियोलॉजी. सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है. Pleural space can be invaded by fluid, air and particles from the different parts of the body. Viral infections spreading from the lung to the pleural cavity are the most common. मैंने पहले ही बताया था कॉजेस में कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से
फ्लूइड हो गया, एयर हो गया, या बहुत सारे वायरसेस हैं जो प्लूरा तक क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, वहाँ तक आ सकते हैं। और अगर एक बार वहाँ पर एंटर कर दिए तो दैट कैन कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ द बोथ लेयर ऑफ द प्लूरा। ठीक है, दोनों लेयर का क्या कॉज करते हैं वो, पैराइटल एंड द विसरल लेयर जो है प्लूरा का, उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो पैराइटल प्लूरा होता है उसमें नर्व एंडिंग होती है, बट जो विसरल प्लूरा होता है उसमें नर्व एंडिंग नहीं होती है। और नर्व एंडिंग है तभी हम पेन का जो स्टिमुलाई है वो क्या कर सकते हैं, फील कर पाएंगे। सो जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं सो पैराइटल एंड विसरल प्लूरा जो है वो रब होता है एक साथ, और रबिंग के कारण जो पेन स्टिमुलाई है थ्रू दी पैराइटल प्लूरा ब्रेन तक जाता है, और पर्सन को फिर शार्प और स्टेबिंग नाइफ लाइक जो पेन है वो क्या होता है, फील होता है। सो दिस इज़ द सिंपल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्लूराइटिस। Now about the assessment and diagnostic finding. फर्स्ट इज़ द फिज़िकल एग्जामिनेशन। जैसे ही पेशेंट आता है हम हिस्ट्री लेते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन जब करेंगे हम लोग, है ना, तो उसमें आपका मेन जो सिम्टम हमको नज़र आएगा, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, पेन स्केल से आप उसका पेन का लेवल को असेस कर सकते हैं। पेशेंट को फीवर रहेगा, कफ रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा, पल्स रेट जो है वो कैसा रहेगा, इंक्रीज रहेगा, जो हमने सिम्टम में पढ़ा। सो दीज आर एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जो प्लूरेसी वाले पेशेंट्स में हमको दिखाई देंगे। नाउ नेक्स्ट जो है सेकंड, दैट इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसमें वैरायटी ऑफ टेस्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट है एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस जब हम लोग करेंगे उसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन हमको कम मिलेगा बिकॉज पर्सन को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज़ द थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस क्या है, इसका और बहुत सारा डिफरेंट नेम है। इसको हम लोग थोरैकोसेंटेसिस भी बोल सकते हैं, प्लूरल टैपिंग भी बोलते हैं, निडल थोरैकोस्टोमी भी बोलते हैं, या फिर निडल डीकम्प्रेशन भी बोलते हैं। ये सिंपल सा प्रोसीजर है थोरासेंटेसिस, जिसमें रिमूवल ऑफ फ्लूइड और एयर फ्रॉम द प्लूरल कैविटी और प्लूरल स्पेस। जो प्लूरल स्पेस होता है वहाँ पर निडल इंसर्ट करके वहाँ से फ्लूइड को क्या किया जाता है, एस्पिरेट करके बाहर निकाला जाता है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो किस चीज़ के लिए, थेरेपेटिकली उसको ड्रेन आउट करने के लिए। और कभी कभी इन्फेक्शन रहता है, बहुत कम क्वांटिटी में रहता है, तो क्या इन्फेक्शन है उस चीज़ को देखने के लिए थोरासेंटेसिस करते हैं। लिटिल क्वांटिटी में फ्लूइड को बाहर निकाल के लैब भेजा जाता है एग्जामिनेशन के लिए। सो दिस इज़ द थोरासेंटेसिस। नाउ नेक्स्ट इज़ द चेस्ट एक्सरे। जब एक्सरे हम लोग करेंगे तो इन्फ्लामेशन दिखेगा साथ में, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो लिटिल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो है एक्सेस में दिखेगा प्लूरल स्पेस में हमको, जो कि एक्सरे में हमको दिखाई देगा। और बिकॉज वाटर जो होता है ग्रेविटी के कारण नीचे जमा होता है, जिसके कारण से लंग्स के लोअर लोब्स में आपको फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन दिखाई देगा। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द यूएसजी। यूएसजी इज़ द अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द थोरैसिक कैविटी। नाउ ब्लड टेस्ट में मेनली WBC काउंट जो है वो इंक्रीज मिलेगा। WBC काउंट क्यों इंक्रीज़ मिलेगा, क्योंकि इन्फेक्शन है, पर्सन को फीवर डेवलप हुआ है। नाउ नेक्स्ट है EKG। EKG जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ही बोलते हैं हम लोग, ECG जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि आपका लंग अफेक्ट हुआ है तो मे बी वो कहीं ना कहीं हार्ट को तो कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, उस चीज़ को चेकआउट करने के लिए हम लोग ECG करेंगे। नाउ CT स्कैन एंड MRI। CT स्कैन MRI आपका और फर्दर कुछ मैलिग्नेंसी कंडीशन तो नहीं है प्लूरा का या लंग का, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। और नेक्स्ट है बायोप्सी। लास्ट वन इज़ द बायोप्सी। बायोप्सी क्यों किया जाता है, आपका मे बी अगर वहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रोथ मिला आपको CT स्कैन या MRI में, क्यों हो रहा है पर्सन को वहाँ पर फ्लूइड डेवलप, क्यों हो रहा है वहाँ पर इन्फ्लामेशन, क्या कारण है, अगर वहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रोथ या नोड्यूल कुछ मिला तो उस चीज़ की बायोप्सी की जाती है, ताकि ये रूल आउट किया जा सके कि लंग में कैंसर तो डेवलप नहीं हो गया है या फिर कुछ कार्सिनोजेनिक चेंजेस तो नहीं हो गए हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ द प्लूरेसी। नाउ नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट पार्ट। सो फर्स्ट इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट। So medical management में some medications are there. First is the anti-inflammatory agent to control pain and decrease inflammation, जिसमें मेन है पैरासीटामॉल। Now next है कोडीन बेस्ड कफ सिरप to control a cough। खांसी आती है, ड्राई कफ होता है पेशेंट को, सो कोडीन बेस्ड जो कफ सिरप है वो हमको पेशेंट को प्रोवाइड करना है। नाउ नेक्स्ट इज़ द एंटीबायोटिक। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कल्चर किया हमने, थोरासेंटेसिस करके फ्लूइड का एग्जामिनेशन किया, पता चला अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम लोग को क्या देना है, एंटीबायोटिक देना है। नाउ नेक्स्ट है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, प्रेफरेबली इंडोमिथासिन, आर यूजुअली एम्प्लॉयड एज पेन कंट्रोल एजेंट, बिकॉज पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। सो इंडोमिथासिन इज़ द drug of choice in pleurisy to control the pain. So these are the medications. Now other treatments are there, that is the lifestyle changes. So the following may be helpful in management of pleurisy. First,
लाइंग ऑन द पेनफुल साइड में बी मोर कंफर्टेबल। जिस साइड को दर्द हो रहा है उसी साइड को ही करवट लेके सोने से थोड़ा सा कंफर्ट होता है पेशेंट को, क्योंकि उधर से आपका जो वर्कलोड है लंग का वो कम होता है। और नेक्स्ट है आपका ब्रीदिंग डीपली एंड कफिंग टू क्लियर म्यूकस एज पेन ईजेस, अदरवाइज निमोनिया में डेवलप। हमको ब्रीदिंग डीपली करना है, और जब हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं तो एक्सहेल करते समय खांसते हुए म्यूकस को बाहर निकालते हुए हमको क्या करना है, ब्रीद आउट करना है, जिससे पेन में थोड़ा सा कमी होता है और दूसरा निमोनिया डेवलप होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और ऐसा अगर ब्रीदिंग नहीं किया पेशेंट तो मे बी इन्फेक्शन जो है लंग पैरेन्काइमा को जाएगा, एल्वुलाई तक जाएगा और निमोनिया कॉज करेगा। नाउ गेटिंग रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट लेना है पेशेंट को एंड ट्रीटिंग दी कॉज। नाउ नेक्स्ट इज़ द सर्जिकल प्रोसीजर। सो सर्जिकल जो मैनेजमेंट है प्लूरेसी के यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ये आपका हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग प्लूरल इफ्यूजन पढ़ेंगे, जिसमें मेन है आपका थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस मैंने बताया था कि रिमूवल ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। एंड जो सेकेंड दिया है दैट इज़ द चेस्ट ट्यूब, इंसर्शन एंड दी ड्रेनेज ऑफ द फ्लूइड या फिर इन्फेक्शियस मटेरियल जो वहाँ जमा हो गया है उस चीज़ को ड्रेन आउट करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो लिटिल क्वांटिटी में जो फ्लूइड है वहाँ पर जमा हो जाता है जो कि और लंग पे प्रेशर डालता है। सो मेन जो एम है थोरासेंटेसिस का, ये चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का, वो क्या है, फ्लूइड को रिमूव करना। ये डायग्राम देखिए आप लोग, है ना, दिस इज़ दी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज प्रोसीजर। आप लोग देखिए लंग के लोअर साइड में, लोअर लोब में देखिए फ्लूइड जो है ग्रेविटी के कारण नीचे जमा हो गया है और वहाँ पर चेस्ट ट्यूब इंसर्ट किया जा रहा है और इंसर्शन जो ट्यूब है आपका कंटेनर तक गया है जिसमें जो एक्सेस फ्लूइड है वो ड्रेन हो रहा है। सो दिस इज़ दी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। नाउ दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ थोरासेंटेसिस, है ना। पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देते हैं और आपका लोअर एरिया में 5th to 6th इंटरकॉस्टल जो स्पेस है वहाँ से अंदर जाते हैं लंग्स तक, और एग्जैक्टली लंग को नहीं पर प्लूरल स्पेस में जो एक्सेस फ्लूइड है थ्रू दी निडल हम लोग उसको क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ थोरासेंटेसिस। So this is all about the management, that is the surgical management. Now next is about the dietary management. So eating a well balanced diet and consuming adequate quantity of fluid, at least 8 oz कप ऑफ वाटर डेली, है ना। 8 oz मतलब 1 कप होता है, 1 ml, 1 ounce में आपका 30 ml होता है, तो 8 ounce बोलेंगे आप लोग तो आपका 240 ml होता है, ठीक है। तो आपका डेली 1 कप में इतना आता है, सो आपको डेली 8 कप्स ऑफ वाटर जो है 8 ounce का वो पीना है। नाउ नेक्स्ट, फ्लूइड आर स्पेशली बेनिफिशियल फॉर इन्फ्लामेशन, है ना। इसलिए लिक्विड्स जो है एयर पैसेजेस को मॉइस्ट करके रखते हैं और जर्म्स और इरिटेंट को, कफिंग को, म्यूकस को थिन करने का काम करते हैं, तो फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट है अवॉइड सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट ऑयल्स इन फेवर ऑफ ऑयली ऑयल, कंज्यूमर फ्यूअर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट सच एज वाइट ब्रेड, white rice, french fries and soda, and instead eat whole grain products. So saturated जो trans fat है, ऑयल्स हैं, उनको क्या करना है, हमको अवॉइड करना है। now next, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देना है लार्ज कंपोनेंट में, बिकॉज जो होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और लिक्विड्स हमको ज़्यादा देना है और फैट जो है हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। So this is about the dietary management. Now next is the nursing management. So nursing diagnosis 2 important है यहाँ पे, एक तो impaired gas exchange है और patient को बहुत ज़्यादा severe acute pain है। So main जो management हमको करना है that is enhance comfort by turning patient frequently on affected side to splint chest wall, ठीक है। पेशेंट को मैंने पहले ही बताया था आपको कि पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बताया था कि पेशेंट को जिस साइड पेन हो रहा है, जिस साइड प्लूरेसी है, उसी तरफ वाले चेस्ट तरफ उसको करवट लेकर के सोना है, जिससे पेन उसको कम होता है। नॉट टीच पेशेंट टू यूज़ हैंड टू स्प्लिंट रब केज वाइल कफिंग, है ना। आपका रिप केज को क्या करना है, पेशेंट को जब खांसी हो रही है तो आपको थोरैक्स में क्या करना है, पेशेंट को रब करने के लिए बोलना है। रबिंग जब करेगा ना पेशेंट तो पेन जो है वो सेंसेशन उसको क्या होगा, फील होगा, क्योंकि कफिंग हो गया या स्नीजिंग हो गया या जो ब्रीदिंग हो गया उस समय क्या होता है, पेशेंट को सीवियर पेन होता है। सो जब पेशेंट को कफिंग हो रही है तब उस समय चेस्ट को क्या करेगा, वो रिप केज को क्या करेगा, रब करेगा। रबिंग करने से क्या होता है, पेशेंट को थोड़ा पेन जो है वो कम फील होता है। देन पोजिशन पेशेंट टू डिक्रीज दी पेन, प्रॉपर पोजीशन देना है, नॉर्मली फाउलर्स पोजीशन या लाइंग डाउन में उसको पेन हो रहा है तो आपको बैक सपोर्ट उसको देना है ताकि पेशेंट को जिस पोजीशन में कंफर्टेबल फील हो रहा है उस पोजीशन में वो बैठे और लाई करे ताकि उसका पेन जो है वो क्या हो सके, उसको कम हो सके। नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लूरेसी। सो 4 complications are there.
प्लूरल इफ्यूजन, एम्पाइमा, न्यूमोथोरैक्स एंड दी हीमोथोरैक्स। ये चारों कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। प्लूरल इफ्यूजन और एम्पाइमा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही प्लूरा के कंडीशन में। प्लूरल इफ्यूजन जो है फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है प्लूरल कैविटी में अक्यूमुलेट हो जाता है। एम्पाइमा जो है इन्फेक्शन बढ़ने के कारण जो फ्लूइड है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पस में, सो प्लूरल स्पेस में पस का जमा होना एम्पाइमा कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज द न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स अगर इन्फेक्शन बढ़ गया, पेनिट्रेशन कुछ हो गया, तो मे बी एयर भी क्या हो सकता है प्लूरल स्पेस में जमा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूमोथोरैक्स। एंड लास्ट इज द हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स दैट इज द accumulation of blood into the pleural space. So these are the complication of pleurisy. अगर प्लूराइटिस को प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो फर्दर ये इन कंडीशंस को लीड करता है। Now about the prognosis. Pleurisy and other disorders of pleura can be serious depending on what caused them. Generally, pleurisy treatment has an excellent prognosis, but if kept untreated, it can cause severe complication. सो प्लूरसी एक ऐसा कंडीशन है जिसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। प्लूरा के और जो अदर डिसऑर्डर है अगर उसको अनट्रीटेड रखा गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो पर्सन को बहुत सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस अराइज हो सकती है। सो प्लूरसी का जो प्रोग्नोसिस है वो बेटर है, बहुत एक्सीलेंट है। प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया, उसको इन्फेक्शन ट्रीट हो गया तो वो फर्दर जो डिसीज़ है वो बढ़ने से रुक जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ प्लूरा, दैट इज़ द प्लूराइटिस और प्लूरसी। Thank you.